We all are excited to hear from our chief guest. So I kindly request respected Sir Dr. Markandeya Ahuja to share a few words with us and motivate us. Please, sir. Thank you, Anamika. Respected Pratap ji, Director Training and Placement Cell, Guru Jambheshwar University. The officials of the Speakathon Club, I think this is a very important club, as Pratap ji was saying, to inculcate the speaking habits in the students. And it is so very important because when I read about the Speakathon Club, I remembered my good old golden days when I was the student of medical college. The first thing I did was to join the literary and magazine club, and from there I developed interest in everything. Of course, it was right from the day one itself when I was born. My dadi, my father, they all inculcated this habit of reading the rishis, the maharishis, the freedom fighters, and slowly and steadily it was my first. In fact, when I was in third class, I had a chance to speak in the school. And believe me, the topic was Guru Nanak Dev, and I continued to speak on Guru Gobind Singh for 3 good minutes, and I got the first prize to the surprise of all. And today's surprise was Pratap ji speaking in English. So he was equally competent to speak in English as he is fluent in Hindi. I have always heard him speaking in Hindi, but today it was, of course, a good, great, present surprise to hear Pratap ji in English. Today, and of course, the members of the jury present here and the students, all who are participating in this event. And this is the 20th event. And I will start because you started with Rani Ki Jhansi itself. Today is the death anniversary of Subhadra Kumari Chauhan, who in fact wrote खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत पर फिर से आई जवानी थी, दूर फिरंगी को भगाने की, दूर फिरंगी को भगाने की हमने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. इस कविता को पढ़ते पढ़ते, इस कविता को गाते गाते, इस कविता को गुनगुनाते गुनगुनाते हम सब बड़े हुए हैं. परंतु हम सब भूल गए कल का दिन जो हमने रंगरलियों में मनाया, जो हमने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया, वो एक ऐसे ही किरदार का पुण्यतिथि थी जिसने रानी झांसी को अंतिम अग्नि दी. उनकी पुण्यतिथि भी 14 फरवरी को थी, जिनको हम गंगा दास या गंगा बख्श के नाम से जानते हैं. और इतिहास में ऐसे 2 ही उदाहरण हैं जहां पर अपनी पूरी की पूरी कुटिया जला दी गई. एक रानी झांसी के लिए गंगा बख्श ने अपनी कुटिया को जलाया, और दूसरा बंजारा था, लखी बंजारा, जिसने गुरु तेग बहादुर के शव के लिए अपनी कुटिया को जलाया, जिस स्थान पर आज हम रकाबगंज गुरुद्वारे को देखते हैं. बहरहाल मैं वापस आऊँगा अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, जो लगभग आज़ादी के 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया, और जिसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम रही. जैसा बताया गया कि 20वां इवेंट और 15 तारीख को हर महीने की आप लोग करते हैं. बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतना प्रोएक्टिवली एक विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे प्रताप जी का पूरा समर्थन और पूरा हाथ रहा होगा, क्योंकि किसी न किसी के दिशा निर्देश में ही हम ऐसे महान कार्यों को कर सकते हैं. भारत की स्वाधीनता की लड़ाई हम सब समझते हैं 1857, जिसे हम पहली क्रांति कहते हैं, से शुरू हुई थी. परंतु उससे भी पहले 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, जब मीर जाफर ने गद्दारी करके लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया और सिराजुद्दौला की फौजों को हराया, उस समय से भारत गुलाम होता चला गया, चला गया, चला गया. और हम कैसे भूल सकते हैं 1764 में सिखों का 40,000 सिखों का एक नरसंहार, जिसे हम बड़े घल्लूघारा के नाम से जानते हैं. परंतु उसके बाद भी ये भारत का देश धीरे धीरे छुटपुट क्रांतियां जगह जगह पर होती रही. 1785 में तिलका मांझी ने बहुत मेहनत की, आदि विद्रोह की, और जगह जगह पर छोटे छोटे विद्रोह शुरू होने लगे, जो पूर्ण रूप से 1857 में
आकर फलित हुए और 1857 से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई शुरू होती है। परंतु कई कारणोंवश 1857 का विद्रोह थोड़ा ठंडा हुआ, परंतु 1893 के स्वामी विवेकानंद जी के भाषण ने भारत में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई आशा, एक नया विश्वास जगाया और भारत पुनः उठ खड़ा हुआ अपनी आज़ादी के लिए। और 1897 का जो प्लेग फैला पूरे भारतवर्ष में और जिसमें पुणे में इतनी ज्यादतियां हुई, रैंड एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था जिसकी हत्या चापेकर बंधुओं ने शुरू की और वहां से पुनः विद्रोह की कहानी शुरू होती है। और चापेकर बंधु वही बंधु हैं जिनको जब फांसी की सजा दे दी गई और उनकी मां से मिलने भगनी निवेदिता गई, तो भगनी निवेदिता को देखकर जब उसकी मां की आंखों में आंसू थे चापेकर बंधुओं की, तो भगनी निवेदिता ने पूछा कि मां तेरी आंखों में आंसू क्यों? तो उस मां ने उत्तर दिया कि ये उन बेटों की शहादत के आंसू नहीं है, ये आंसू इसलिए हैं कि मैंने ऐसे पुत्र और क्यों नहीं जने। जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। और उसके पश्चात 1905 का बंगाल का विभाजन, जिसने भारत में स्वाधीनता संग्राम की लौ को और गरमाया, और 1909 में खुदीराम बोस की फांसी, जो 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ा, और फिर उसके बाद मदनलाल धिंगड़ा की फांसी। और मदनलाल धिंगड़ा की फांसी आप देखें, जो वीर सावरकर जिस दिन फांसी होनी है उससे एक दिन पहले मदनलाल धिंगड़ा से मिलने जाते हैं, तो मदनलाल धिंगड़ा से पूछते हैं कि धिंगड़ा तुझे कुछ आखिरी, तेरी कोई इच्छा हो, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो? तो मदन कहते हैं कि एक शीशा ले आना, एक आईना ले आना। तो सावरकर बड़े हैरान होते हैं कि जिस व्यक्ति को कल फांसी होनी है वो आज आईने का क्या करेगा। तो मदन से पूछते हैं कि आज तू आईने का क्या करेगा? तो मदन जो जवाब देते हैं वो हम सबकी दृष्टि को बदल सकता है। मदन ने कहा कि आईना इसलिए चाहिए कि फांसी के फंदे पर जाते हुए मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे माथे पर कोई शिकन तो नहीं है, मैं कितना प्रसन्न चित्त हूं, ये मैं देखना चाहता हूं। ये उस व्यक्ति के उद्गार हैं जो फांसी के फंदे पर झूलने वाला है। और जिन ऐसे ही भारत के युवाओं ने, भारत के वीरों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। और फिर 1914 में कामाघाटा मारू की घटना, जिसके पश्चात 1915 में करतार सिंह सराभा को फांसी हुई, परंतु करतार सिंह सराभा की फांसी के साथ गदर के रूप में गदर आंदोलन पूरे विश्व में फैला, जहां पर भारत की स्वाधीनता की चर्चा होने लगी और भारत को कैसे स्वाधीन कराया जाए इस बात की चर्चा होने लगी। 1919 का जलियांवाला बाग आप सब लोग जानते हैं, जिस नरसंहार के बाद एक छोटा सा बच्चा ऊधम सिंह जो उस सभा में मौजूद था और जिसने एक विधवा अतर कौर को रोते हुए देखा, उसके आंसू पहुंचे और उसे कहा कि माँ, तेरे खून का, तेरे पति के खून का बदला मैं अंग्रेजों से लेकर रहूंगा। और उस माटी को अपने माथे पर लगाया, एक शीशी में बंद की और 21 साल बाद जाकर इस नरसंहार के जनरल डायर को ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर मारा। तत्पश्चात भारत का असहयोग आंदोलन और अन्य आंदोलनों के माध्यम से चलता रहा, परंतु 1925 की काकोरी क्रांति और उसके पश्चात 1928 की सैंडर्स की हत्या और 1929 में असेंबली में बम फेंकना और फिर उसके पश्चात 1931 में वीर चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत और फिर भगत सिंह की शहादत, इन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और उसके पश्चात भारत स्वाधीनता के पथ पर अग्रसर होता चला गया। अनेक गुमनाम क्रांतिकारी, अनेक ऐसे क्रांतिकारी जिनको हम लगभग भूल चुके हैं, जैसे काकोरी कांड के, जिसे अब हम काकोरी क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि कांड एक ऐसा शब्द था जिसे हाल ही में सरकार ने क्रांति का रूप देने का फैसला किया। रामप्रसाद बिस्मिल, वही रामप्रसाद बिस्मिल जो कहा करते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अब न कोई वलवले हैं न अरमानों की भीड़, बस मर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है, मर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। और रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, अनेक ऐसे स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने
फांसी के फंदे को चूमा इस मातृभूमि की शहादत, आज़ादी के लिए, इस मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए, इस मातृभूमि को एक स्वर्णिम अध्याय देने के लिए। ऐसे क्रांतिकारी वीरों को आप सब याद करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। यहाँ बैठे सभी बच्चे जो भारत का भविष्य है, क्योंकि भारत एक युवा देश है, उन सबको नमन करता हूं कि वो इन कार्यों के लिए भी अपने सिलेबस के अलावा इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकें केवल हमारा IQ बढ़ा सकती हैं, परंतु यदि हमारा इमोशनल कोशेंट या स्पिरिचुअल कोशेंट कोई चीज़ बढ़ा सकती है तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी होती चली जाती हैं। देखें, पढ़ाई से हम केवल अपने ब्रेन का 1/10 हिस्सा, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसको डेवलप करते हैं, परंतु 9/10 हिस्सा जो सबकॉन्शियस हमारा हिस्सा है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हिस्सा है हमारे ब्रेन का, उसके ऊपर हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत कम ध्यान दिया गया। परंतु जो ये एक्टिविटीज़ हैं, मेरा बिल्कुल फर्म बिलीफ है और मेरा ये मानना है कि ये एक्टिविटीज़ उस 9/10 ब्रेन के हिस्से पर काम करती हैं, और जिसका डेवलप करना, जिसमें इन गतिविधियों का जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक ऐसे व्यक्ति बन सकें जो ना एक केवल अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अकाउंटेंट या अच्छे वकील बने, या अच्छे और भी कुछ जो जीवन में बनना चाहते हैं बने, परंतु उसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति बने जो समाज के प्रति समर्पित हो, जो देश के प्रति समर्पित हो, और इन सभी महापुरुषों की, इन सभी स्वाधीनता सेनानियों की शहादत, उनका बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का काम करे। क्योंकि इस क्रांति में न केवल कुछ क्रांतिकारी हुए, परंतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने जो जैसी आहुति दे सकता था, उसने ऐसी आहुति दी। अनेकों पत्रकार जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से दुनिया को प्रेरित किया। और अंत में सिर्फ एक छोटी सी बात, क्योंकि समय बहुत कम है, कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बूढ़े बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था, और उस बहादुर शाह जफर के 4 बेटों के सर कटवाकर हडसन ने थाल में सजाकर, खूनी दरवाज़ा, जो लोग मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जानते हैं, उसके सामने खूनी दरवाज़ा जहाँ पर उनके शवों को लटकाया गया था, और उनके सिरों को थाल में सजाकर बहादुर शाह जफर के पास भेजा गया, और साथ में हडसन ने लिखवा कर भेजा, दम दम में दम नहीं, दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अब तलक ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उस जफर ने लिखकर भेजा कि हिंदुस्तानियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और इतिहास गवाह है इस बात का कि पूरे 90 वर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली, भारत को स्वाधीनता मिली, भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटा, और अब इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें ये ऐसे महोत्सव मनाते रहना चाहिए, युवाओं को प्रेरणा लेती रहनी चाहिए। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पीकाथॉन क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद, जंबेश्वर विश्वविद्यालय का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।